माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम कई डेफिनेशंस दे सकते हैं। उनमें से एक प्रमुख डेफिनेशन जो आती है वो क्या कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का इज दैट मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, वह अतिरिक्त बाह्य दाब है विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जो विलयन पर लगाने पर टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, विच इज सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि क्या कहता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है उसे हम उस विलयन का परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिएगा कैसे हम इसको समझें। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट किया हुआ है। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। जब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से हम सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस की क्रिया होने लगती है। पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगते हैं, यानी नेट फ्लो ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सॉल्यूशन में आने लगते हैं। ये प्रोसेस हमने आपको बताया था, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस ऑस्मोसिस क्रिया को रोकने के लिए हम जो एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पर लगाते हैं, विलयन पर लगाते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वास्तव में ये एक्सटर्नल प्रेशर तो वह बाह्य दाब है जो हम बाहर से लगा रहे हैं। ये प्रेशर एक्चुअल में, ये एक्सटर्नल प्रेशर एक्चुअल में उस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, बराबर होता है। अब तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जिसे आप कहते हैं द्रव स्थितिक दाब, द्रव की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला दाब। क्या है? देखिए, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या स्पेसिफिक फीचर होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था ऑस्मोसिस में भी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, इन सॉल्वेंट पार्टिकल को तो क्रॉस होने देता है, ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, इन सॉल्यूट पार्टिकल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होने देता है। यानी कि विलय के जो अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं करते हैं और जो विलायक के अणु हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में ये बड़े पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये किसके पार्टिकल हैं? सॉल्यूट के। और ये छोटे पार्टिकल किसके हैं? सॉल्वेंट के। तो सॉल्यूशन में दोनों पार्टिकल हैं और सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ठीक। अब ये जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल आप यहां देख रहे हो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं पाते हैं। देखिए, ये जो पार्टिकल है इसका प्रेशर हमने दिखा रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तक, यहां तक दिखेगा। ये पार्टिकल का प्रेशर है, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की लेयर तक है। इस वाले पार्टिकल का प्रेशर आप देख रहे हैं, ये भी यहीं तक है। यानी ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं पाते, इसे क्रॉस तो कर नहीं सकते ये। तो यहां पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रेशर के कारण जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में आने लगते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में परासरण दाब विलय के अणुओं द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली पर डाला गया वह दाब है जिसके कारण क्या परासरण होता है, ठीक है। और इस ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए हमें जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा एक्चुअल में वह ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही होगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आप ऑस्मोटिक प्रेशर की दे सकते हैं। अब इसे हम एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो हम इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, इसका जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं वर्कले हार्टले विधि से। वर्कले हार्टले विधि में क्या है, एक पोरस ट्यूब होती है, पोरस यानी सरंध्र जिसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं और उसको कवर किया हुआ होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये पूरी ट्यूब ये पोरस ट्यूब है, पोरस ट्यूब विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर की हुई है, ठीक है। इस पोरस ट्यूब में हम फनल की जो है मदद से क्या भर देते हैं, सॉल्वेंट इसमें भर देते हैं, ठीक है। अब इसे हम एक स्टील के बॉक्स में फिट करते हैं जिसमें सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें ऊपर एक पिस्टन लगा होता है पी और ये प्रेशर गेज यानी दाब मापी लगा होता है। ये इधर कैपिलरी होती है और कैपिलरी में ये जो लेवल है यहाँ पे ये लेवल स्पष्ट दिखाई देता है। कैपिलरी होती है ग्लास की, तो ये जो लेवल है वो सॉल्वेंट का जो लेवल है वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हम इस पोरस ट्यूब को जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर होती है सॉल्यूशन से भरे हुए स्टील टैंक में फिट कर देते हैं, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो पोर्स यानी छिद्रों से और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देता है। यानी कौन सी क्रिया स्टार्ट हो जाती है? ऑस्मोसिस की जो क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। जब ऑस्मोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो सॉल्वेंट का जो लेवल है ये डाउन होने लगता है। सपोज करिए यहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लेवल क्या है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम इस पिस्टन पी से जो एक्सटर्नल प्रेशर है बाह्य दाब लगाना सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन पे प्रेशर लगाते हैं तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो सॉल्यूशन से निकल के कहां आने लगता है, ये पोरस ट्यूब के अंदर चला जाता है और लेवल फिर से ऊपर की ओर उठने लगता है। हम तब तक प्रेशर लगाते रहते हैं जब तक कि जो लेवल है वो अपने पहले वाले स्थिति में नहीं आ जाता है, ठीक है। जब लेवल अपनी पूर्व स्थिति में आ गया तब हम प्रेशर लगाना बंद कर देते हैं और जो प्रेशर गेज है, जो दाब मापी है, उस दाब मापी में जो एक्सटर्नल प्रेशर आता है उस प्रेशर को ही हम उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब हम उसका मानते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा इसका वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी हो कुछ कंडीशंस में, तो हम कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए वॉन्ट हॉफ ने एक इक्वेशन दिया है जिसे आप कहते हैं वॉन्ट हॉफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, वॉन्ट हॉफ ने एनालाइज किया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, जो तनु विलयन होते हैं, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल इस प्रकार से बिहेव करते हैं लाइक गैसियस मॉलिक्यूल इन गैस। In dilute solution,
molecule of solute behave as like gaseous molecule in gas। यानी तनु विलयनों में विलय के अणु सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से गैसीय अणु गैसों में करते हैं। तो गैसियस लॉ आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं गैसियस लॉ को आधार बनाकर वैन 't हाफ ने तनु विलयनों के जो नियम हैं वो प्रस्तुत किए और उसमें उन्होंने दिया एक वॉयल वैन 't हाफ नियम, जैसे वॉयल का गैसियस लॉ है आपने पढ़ा है और चार्ल्स का लॉ आपने पढ़ा है। उन्हीं को बेस बना के उन्होंने कहा कि परासरण दाब गैसीय दाब के अनुरूप है। जिस प्रकार से तनु विलयनों का परासरण दाब होता है, यह परासरण दाब गैसों के गैसीय दाब के अनुरूप है, उसी के जैसा होता है। इसीलिए गैसीय नियमों को इन्होंने परासरण दाब के नियमों का आधार बनाया। तो वॉयल का जो गैसियस लॉ है उसको आधार बनाया इन्होंने तनु विलयनों के लिए और जो नियम प्रस्तुत किया उसे कहा वॉयल वैन 't हाफ नियम। क्या कहता है वॉयल वैन 't हाफ नियम? ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर यदि ताप को स्थिर रखा जाए तो ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। यानी कि स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा लॉ इन्होंने दिया चार्ल्स के बेस पे, चार्ल्स वैन 't हाफ लॉ। ठीक है। ये लॉ कहता है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है। तो इन दोनों लॉ को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों लॉ को हम कंबाइन कर दें, वॉयल वैन 't हाफ नियम और चार्ल्स वैन 't हाफ नियम को अगर कंबाइन कर दें, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, तो P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू C इनटू T। ठीक है। यहां हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू CST। यहां पे जो S है ये सॉल्यूशन कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। C तो हो गया कंसंट्रेशन, T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P हो गया ऑस्मेटिक प्रेशर और S हो गया सॉल्यूशन कांस्टेंट। अगर मान लीजिएगा C यानी कि कंसंट्रेशन है N/V मोल पर लीटर, यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है N/V मोल पर लीटर तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू N/V ST या PV इज इक्वल टू NST। तो जिस प्रकार से आइडियल गैस इक्वेशन है उसी प्रकार से ये वैन 't हाफ इक्वेशन है सॉल्यूशन का, जिसे आप कहते हो PV इज इक्वल टू NST। ठीक है। P यहाँ अच्छा N की वैल्यू क्या होती है तो आप जानते हो मोल है, ये क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू W/M/S/T। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैं उन सॉल्यूट का M मॉलिक्यूलर वेट है, तो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है S इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, W वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं C और P ऑस्मेटिक प्रेशर तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे P होता है ऑस्मेटिक प्रेशर इन ATM, V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, W वेट ऑफ सॉल्यूट है, स्मॉल m उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, S सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होती है और T क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है। तो आइए कुछ अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आपको एग्जांपल कराते हैं। एग्जांपल 1 क्या कहता है, ये कहता है कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। डेसीमोलर क्या होता है? डेसीमोलर क्या होता है? इसका होता है m/10 सॉल्यूशन यानी कि 1/10 m। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन तो इसका हो गया 1/10।
ठीक है। अब T क्या है? T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो जो सिंपलेस्ट 1/2 इक्वेशन है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन का जो 1/2 इक्वेशन है वो क्या कहता है? P = CST। ठीक है, जब हमने दोनों रूल्स को कंबाइन किया तो सबसे पहले हमें यही इक्वेशन मिलता है P = CST। इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। या अगर केवल कंसंट्रेशन कहीं आपको कैलकुलेट करना हो किसी सॉल्यूशन का और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो आप P = CST से ही कैलकुलेट उसको करें। PV = W/MST को उसमें आप यूज ना करें, इसे यूज ना करें। तो आप यहां वैल्यू लगाइएगा 1/10 S, यानी कि जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता ही है, इक्वल होती है गैस कांस्टेंट के 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो 0.0821 और 300 जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वैल्यू आती है 2.463 ATM। ठीक, तो जो डेसी मोलर सॉल्यूशन है यूरिया का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होगा 2.463 ATM। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो क्या कहता है? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 600 ml वाटर। एक कार्बनिक यौगिक को 40 ग्राम को 600 ml जल में घोला गया। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सॉल्यूशन का जो परासरण दाब है वो 8.2 ATM है। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। 40 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 600 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन का परासरण दाब 8.2 ATM है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास होगा? ठीक है, एस की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, नहीं दी होती है तब भी आप यही लगाएंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम। V की वैल्यू कितनी है? 600 ml लीटर में, चूंकि यहां पे V लीटर में होता है तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? PV = W/MST। ठीक है, तो M क्या हो जाएगा? M = WST/PV। M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलय का अणु भार हमें ज्ञात करना है और स्मॉल m क्या होता है? विलय का अणु भार होता है। अब W की वैल्यू लगाएं 40, S की वैल्यू लगा दें 0.0821 और T 273 है ही, और जो P की वैल्यू दी हुई है, P ऑलरेडी दिया हुआ है 8.2 ATM। ठीक है, तो ये 8.2 लगा दिया आपने और V की वैल्यू 0.6 लीटर यहां पे आती है। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसको सिंपलीफाई अगर करते हैं तो वैल्यू आती है 182, यानी कि उस कार्बनिक यौगिक जो भी मॉलिक्यूलर वेट आता है उसका 182 आता है। जो भी कंपाउंड है वो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आता है? 182, यानी कि 182। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं आप इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रकार का सवाल यहां से आता है, तो क्या है? वो कहता है सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसका यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, दिया हुआ है, ऑफ स्ट्रेंथ 8.6 ग्राम पर लीटर
is isotonic with 5% solution weight by volume of a non-volatile compound X. क्या कह रहा है? 8.6 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक X के उस विलयन के आइसोटोनिक का मतलब समपरासारी है जो 5% वेट बाई वॉल्यूम है। ठीक है, जो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना होता है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है या समपरासारी विलयन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है किसी डेफिनिट टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर जिन दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है, उन दोनों विलयनों को हम क्या कहते हैं? उन विलयनों को आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासारी विलयन। ठीक है, अगर समपरासारी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन को किसी डेफिनिट टेम्परेचर पर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर देते हो तो ऑस्मोसिस नहीं होता है, ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो दोनों ही सॉल्यूशन हैं उन दोनों ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी डेफिनिट या कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, यदि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन की मोलर सांद्रताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। N1/V1 = N2/V2। ठीक है, N क्या होता है? N नंबर ऑफ मोल्स, W/M से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं W1/M1 × V1 = W2/M2 × V2। ठीक है, अब देखिए दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक यूरिया का है और एक दूसरा अननोन कंपाउंड है X, उसका सॉल्यूशन है। यहां पे वैल्यू आप किस मान लीजिएगा? W1 मान लीजिएगा या W2 मान लीजिएगा, या तो यूरिया ये मान लीजिएगा, ये X मान लीजिएगा, लेकिन रखिएगा एक साथ ही। तो यूरिया सॉल्यूशन के लिए देखें W1 क्या दिया है? 8.6 ग्राम पर लीटर। तो W1 हो गया 8.6 ग्राम और V हो गया 1 लीटर। ठीक है, इसे ml में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 ml, या यहां पे V2 दिया है ये ml है तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी दोनों जो वैल्यू हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, या तो लीटर में हो या ml में हो। और M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया दिया है 60। ठीक है, W2 5% वेट बाई वॉल्यूम। मैंने आपको जब फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताई थी तो मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम आपको बताया था। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज द टर्म एज वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, भार बटे आयतन प्रतिशतता क्या है? इसका मतलब यह है कि विलय के 5 ग्राम 100 ml विलयन में उपस्थित हैं। ठीक है, तो W2 होगा 5 ग्राम और V2 हो गया 100 ml। ठीक, यहां हमने लीटर को ml में कन्वर्ट पहले ही कर लिया है। M2 को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, W1/M1 × V1 = W2/M2 × V2। ठीक है, वैल्यू लगाएं, 8.6 / 60 × 1000 = 5/M2 × 100। ठीक है, M2 को जब सिंपलीफाई करेंगे फाइनली तो ये क्या वैल्यू आती है? ये वैल्यू आती है 348.8, यानी 348.8। तो 348.8 जो आता है ये आता है मोलिकुलर मास ऑफ अननोन नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।